ठीक है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने जनरल टूल्स, कौन से टूल्स होते हैं। 3 तरह के टूल्स होते हैं, एक तो कटिंग टूल होता है, दूसरा होल्डिंग टूल होता है, तीसरा मेजरिंग टूल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट यूजिंग मशीनिंग ऑपरेशंस। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिस्कस किया था, उसको वो पूरा नहीं कर पाया था। आप यहीं स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो मेनली आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे चाकू होता है, चाकू से कोई भी चीज काटी जाती है, तो चाकू अगर प्लेन होगा तो वो कोई भी चीज नहीं काटेगा। तो हमें चाकू का जो इनिशियल पोर्शन है, जो ऐसा चाकू होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाले पोर्शन को कुछ एंगल में प्रोवाइड किया जाता है, कुछ एंगल प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि वो कटिंग ऑपरेशन कर सके। तो ऐसे ही मेटल की भी, मेटल को भी काटने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या है, उनको क्या किया जाता है, एंगल उसमें उनको क्या स्लोप किया जाता है, इनमें एंगल बनाया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था एंगल कैसे। आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे एंगल बनाए गए हैं। देखिए इसको, ये वाला एंगल भी देख सकते हैं। ये अगर इसको यहाँ से सीधी लाइन बना रहे हैं, ये बनी भी हुई है, और ये वाली लाइन बना रहा है तो ये एक एंगल बना रहा है। और स्लोप देखिए, यहाँ पे एक स्लोप, ये वाला भी स्लोप दिख रहा होगा, इससे भी आप पता कर सकते हैं। देखिए ये वाली लाइन को ऐसे सीधे लेके जाएं और इस वाली लाइन को ऐसे सीधे लेके जाएं, तो ये एंगल भी क्या बना रहा है, एक स्लोप बना रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लोप बना के हम टूल डिजाइन करते हैं जैसे कि कटिंग ऑपरेशन हो सके। ठीक है ना। तो मेनली जो बात की जाती है, बेसिकली बात की जाती है, 2 एंगल्स की बात की जाती है। बाकी और एंगल्स की भी मैं बात करूंगा आगे चल के। अभी सिर्फ 2 एंगल की बात कर रहा हूँ, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल। रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है, रेक एंगल जो प्रोवाइड किया जाता है, जो चिप की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए रेक एंगल। डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा? हर्षित राठौर, मोबाइल को हिलाओ मत बेटा, तो डिस्टरबेंस हो रहा है ना। ठीक है। तो रेक एंगल जो प्रोवाइड किया जाता है फॉर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। ठीक है। जैसे ही चिप फ्लो, जैसे ये चिप फ्लो यहाँ से मैंने दिखाया भी है, इसको देखिए, ये चिप फ्लो कर रही है। तो वो अगर अगर हम डायरेक्शन, अगर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये चिप फ्लो यहाँ से हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे एंगल नहीं दूंगा, रेक एंगल नहीं दूंगा, तो चिप फ्लो कैसे होगी, ये सीधे होगी। तो ये चिप किससे कनेक्ट हो सकती है, वर्कपीस के साथ जुड़ सकती है। वर्कपीस के साथ जैसे ही जुड़ेगी, वर्कपीस, सॉरी, चिप जो है वो, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब जब चिप निकलता है तो उस टाइम पे उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो वर्कपीस के अंदर वो वेल्ड हो सकता है, इतना टेम्परेचर उसके अंदर रहता है। तो हमें उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, रेक एंगल का यूज करना पड़ा। ठीक है ना। दूसरा दूसरा है क्लियरेंस एंगल। ये बेटा ये पूरा टूल है, ये आपको दिख रहा है, ये है टूल, है ना, ये टूल है, ये आपका फ्रंट व्यू है। और ये अगर आप देखेंगे, देखिए मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जो जेड एक्सिस होगी, जेड डायरेक्शन में कैसा ये डायग्राम दिखेगा, वो ये डायग्राम है, ये जेड डायरेक्शन में देखा गया डायग्राम है। ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में देखना जरूरी था, इसलिए इसको शेयर किया गया है। तो अब दूसरा क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा हूँ। क्लियरेंस एंगल क्या होता है, अगर क्लियरेंस एंगल नहीं होता तो टूल कैसा होता, अभी जैसे टूल ये ऐसे नोक बनी हुई है ये, ठीक है, तो टूल अगर क्लियरेंस एंगल 0 होता तो ये टूल यहाँ तक होता। ठीक है ना।
ये ऐसे होता टूल, ठीक है ना। तो ये जो टूल का नोक है, ये टूल का जो ये फेस है, ये किससे, वर्कपीस से कनेक्टेड होता, ये वर्कपीस से जुड़ा हुआ होता। अब जब आप मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो टूल और वर्कपीस के बीच में कनेक्टिविटी होगी, और कनेक्टिविटी क्या होगी, सरफेस कनेक्टिविटी होगी, होगी कि नहीं। टूल और वर्कपीस के बीच में कनेक्शन तो होना चाहिए, पर पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए, तभी कटिंग ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे क्या है, सरफेस कनेक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग। ये अगर क्लियरेंस एंगल 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये आपका टूल ऐसा टाइप का दिखेगा, और जो इसकी जो फेस है, ये वाला जो फेस दिख रहा है, वो फेस किससे कनेक्ट होगा, वर्कपीस के साथ कनेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, वर्कपीस और टूल के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और कटिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टूल और वर्कपीस के इंटरफेस को मतलब इंटरफेस को कम करने के लिए, सरफेस को कांटेक्ट नहीं करना है हमें, पॉइंट कांटेक्ट बनाने के लिए क्लियरेंस एंगल बनाया जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो नोटेशन बना हुआ है, मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा, आप इसको प्रेफर ना करें, ठीक है ना। ये जो डायग्राम मैंने है ये बनाया नहीं है, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है। तो ये वाला, ये जो नोटेशन है, मैं रेक एंगल को डिनोट करता हूँ अल्फा से, रेक एंगल को डिनोट करता हूँ अल्फा से, और क्लियरेंस एंगल को डिनोट करेंगे गामा से, ठीक है ना। तो ये प्रेफर करेंगे आप लोग आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ये जैसी आपका वेलोसिटी, अब क्या है, ये वर्कपीस है, वर्कपीस क्या है, रोटेट होता है, ठीक है ना, और टूल ट्रांसलेट होता है, ये डायरेक्शन भी दी हुई है, वेलोसिटी वेक्टर। ये अगर ये रोटेट हो रहा है और ये टूल ट्रांसलेट हो रहा है, तो कटिंग ऑपरेशन कैसा होगा, ये ऐसा कटिंग ऑपरेशन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए रेक एंगल 0 है, रेक एंगल 0 है, रेक एंगल 0 हो सकता है, रेक एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रेक एंगल देना, रेक एंगल क्यों दिया जाता है, चिप फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। अगर आप पॉजिटिव रेक एंगल दे रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव रेक एंगल दे रहे हो तो क्या होगा, ये मैं अभी अभी इस क्लास में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्लियरेंस एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर इस क्लियरेंस एंगल को आप 0 कर दोगे, मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन इस इधर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब ये वाली लाइन अगर इधर आ जाएगी, ये वाला फेस अगर इधर आ जाएगा, तो वो वर्कपीस का के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, वर्कपीस के साथ जुड़ जाएगा, तो वो वहां पे कटिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों के बीच में गैप होना जरूरी है, गैप देने के लिए क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे रेक एंगल, कौन से रेक एंगल है, ठीक है। तीन तरह के रेक एंगल होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और जीरो, सबके अलग अलग मकसद हैं। पहले तो रेक एंगल का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया है, आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में क्या है, देखिए ये रेफरेंस प्लेन है, ये वाली लाइन जो बनी हुई है रेफरेंस प्लेन है, और ये है फेस, टूल का फेस, ठीक है, रेक फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, यस सर। यस सर। ओके ओके। तो ये ये रेफरेंस प्लेन है और ये रेक फेस है, दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन रेक एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये जो फेस दिख रहा है आपका नीचे वाला, एक ये फेस है और ये फेस है, ये जो दूसरा फेस आपको दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं फ्लैंक। इनके बारे में डिस्कस करूंगा आगे चल के। ये वाला जो फेस होता है फ्लैंक, ये वाला जो फेस होता है रेक। तो जो फ्लैंक और ये वाला जो वर्कपीस, फ्लैंक और वर्कपीस के बीच में एंगल को हम बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। तो आपको डेफिनेशन में दिख जाएगा, रेक एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, ठीक है, यही था डायग्राम में। और क्लियरेंस एंगल क्या होता है, यहाँ पे मैंने शो किया है कि किससे डिनोट करना है, हमें डायग्राम से ना जाए, रेक एंगल को हमें अल्फा से डिनोट करना है, क्लियरेंस एंगल को गामा लेमडा से शो करना है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अब क्लियरेंस एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्लियरेंस और फ्लैंक सरफेस फ्रॉम द फिनिश्ड सरफेस, ठीक है ना। फिनिश्ड सरफेस मतलब वर्कपीस, ये देखिए वर्कपीस है। अब जब
पहले क्या है कि आपका यहाँ से ये टूल जो स्टार्ट कटिंग होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फिनिश्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये अनफिनिश्ड सरफेस है और ये फिनिश्ड सरफेस है। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग ऑपरेशन हो चुका है। ये अभिषेक जोशी कौन है? पता नहीं कौन कौन ज्वाइन हो रहा है। अभिषेक जोशी कौन है? थर्ड सेमेस्टर में है क्या सर? अभिषेक जोशी आपकी क्लास में है क्या? नहीं सर, हमारी क्लास में नो नहीं सर। है। नो सर। इसमें कोई एक 23F476, ये कौन है? क्या नाम के पता सर। कोई तो होगा, वेटिंग रूम में डाल देते हैं उनको। अभिषेक जोशी कौन है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो कहाँ थे? हाँ, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो सरफेस है, फिनिश्ड सरफेस है वर्क पीस, पर ये क्या है? फिनिश्ड सरफेस है, और ये अनफिनिश्ड सरफेस है। तो फिनिश्ड सरफेस और फ्लैंक सरफेस के बीच में के जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई जो आगे के लिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, तो ऐसे ही लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, जो rake angle is provided for ease of chip flow, ठीक है। चिप फ्लो के ease of chip flow, रेक एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? चिप फ्लो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए किया जाता है। एंड ओवरऑल मशीनिंग, रेक एंगल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आगे अब बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव रेक क्या होता है, नेगेटिव रेक क्या होता है और जीरो रेक क्या होता है। ये तीनों के डायग्राम दिखाए हैं मैंने। पॉजिटिव रेक कैसा दिखेगा, जीरो रेक कैसा दिखेगा, नेगेटिव रेक कैसा दिखेगा। अब आप देखें, जैसे अगर आप सोचिए कि अगर टूल यहाँ पे ये पॉजिटिव रेक है, ये पॉजिटिव रेक है, अब इसको हमें कम करना है, अब इस एंगल को हमें कम करना है, तो कैसे कैसे कम होगा? ये देखिए, ऐसे कम होगा, ठीक है। तो अब एंगल क्या हो गया? कम हो गया, धीरे धीरे धीरे। अब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल जो है, टूल की जो जो साइज है वो बढ़ गई है, टूल की साइज जो है बढ़ गई है। अब अगर दोनों के कांटेक्ट, जैसे पहले जैसे अब नुकीला कांटेक्ट होता है, और जो कांटेक्ट अगर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, अब दोनों का कट करेंगे, दोनों से अपन को कट करेंगे तो किसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा? नुकीले वाले में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और जो मोटा वाला सरफेस हो, कांटेक्ट जिसमें ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये है, अपन टेक्निकली बोले तो जिसमें कांटेक्ट ज्यादा होगा वहां पे हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कटिंग ऑपरेशन करने के लिए। और जहाँ पे आपका कांटेक्ट बहुत ही कम होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा, वहां पे हमें क्या, नुकीला होगा तो हमें वहां पे फोर्स कम लगाना पड़ता है। आप चाकू में भी देख सकते हैं, चाकू जैसे अपन यूज करते हैं तो चाकू खराब हो जाता है, तो कटने में, सब्जियां कटने में दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही नया चाकू लेके आते हैं या फिर उसको अपन फिनिश करवाते हैं, तो वो कटिंग बहुत आसानी से होता है, अपन को कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही, तो पॉजिटिव रेक का क्या फायदा है? हेल्प टू रिड्यूस द कटिंग फोर्स, दस कटिंग पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। कटिंग पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी पॉजिटिव रेक में। जिस अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है बेटा। कहाँ पे किसी मटेरियल, किसी वर्कपीस का जो मटेरियल है जिसमें हमें पॉजिटिव रेक की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए ऐसा मटेरियल जिसमें हमें टेम्परेचर टेम्परेचर को मतलब हमें कम ही रखना है। जैसे अगर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वर्कपीस और टूल के बीच सर में। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। लाइट चली गई थी इसलिए ब्रेक हुई थी, अभी नहीं होगी, है ना? अभी आ रही है क्लियर? हाँ सर, हाँ यस सर। सर। हाँ, लाइट चली गई थी इसलिए ब्रेक हुआ, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव रेक का
नेगेटिव रैक का, जीरो रैक का, तीनों का अलग अलग मकसद है। तीनों को यूज किया जाता है। वो डिसाइड करता है कौन? मटेरियल, वर्कपीस का मटेरियल डिसाइड करता है। कोई ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी टेम्परेचर वो बहुत सेंसिटिव प्रॉपर्टी रहती है, मतलब टेम्परेचर कम ही उसमें हो, अगर ज्यादा हो गया तो वो मेल्ट हो सकता है सर आवाज नहीं आ मटेरियल। रही, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बेटा, देख रहा हूँ मैं। आवाज अभी नहीं आ रही आवाज? नहीं अब आ रही सर, आ रही है। अभी आई सर, पहले बंद हो गई थी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लाइट चली जाती है ना तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है ना। तो पॉजिटिव रैक, नेगेटिव रैक एंड जीरो रैक, तीनों का अपना मकसद है। वो तीनों का यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है, सॉरी, किसी मटेरियल के लिए कौन सा रैक एंगल प्रोवाइड किया जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है ना। तो अगर जैसे एग्जांपल मैंने लिया, अगर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जैसे मान लो टेम्परेचर ज्यादा कर ली आ गया, अगर टूल और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि आपका वर्कपीस ही मेल्ट होता जा रहा है, तो उस केस में अपन को क्या है कि भाई टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है। दो तरीके होते हैं। पहला तो या तो अपन कूलेंट प्रोवाइड करें, या फिर हम कटिंग फोर्स को कम कर दें। तो उस केस में हमें क्या पॉजिटिव रैक एंगल का यूज करना होता है। ठीक है ना, जहाँ पे हमें कटिंग फोर्स को रिड्यूस करके टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकेंगे। ठीक है। नेगेटिव रैक देखिए, ये नेगेटिव रैक है। ये वाला जो रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस प्लेन है ना। रेफरेंस प्लेन है। अगर पॉजिटिव रेक था तो यहाँ पे ये वाला जो फेस था, जो रेक फेस था, वो इधर था। अब ये रेफरेंस प्लेन के ऊपर चला गया है फेस, ये देख सकते हैं। अब इधर देखें, यहाँ पे क्या है एंगल, रेक एंगल क्या है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, आपका जो टूल है, वो क्या हो गया है, मोटा हो गया है ना। तो मतलब इसमें टूल डिपेंडेंट। अब जैसे मान लो कि हमें टूल ऐसा, वर्कपीस ऐसा है आपका, जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब कटिंग ऑपरेशन करना है अपन को, कटिंग ऑपरेशन करना है तो टूल टूटना नहीं चाहिए, है ना। टूल टूट गया तो हमें दूसरा टूल बीच में यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए टूल को अब जैसे नेगेटिव रेक क्यों पड़ा, टू इंक्रीज द एज स्ट्रेंथ, मतलब इस जो ये वाली जो एज है, कटिंग एज है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें रेक एंगल का यूज करना होता है। और लाइफ ऑफ द टूल, लाइफ, आवाज आ रही है बेटा? हेलो? यस सर, यस सर। यस हाँ सर, तो आ रही है। हाँ, कोई एक बोले ठीक है, सब लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ, जैसे जैसे ही कटिंग एज की ये मोटा हो जाएगा, जैसे आप स्मूथ सरफेस से और कोने वाले सरफेस के, अब दोनों से अगर मान लो कि एक ही मटेरियल है, सेम मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, अगर आप स्मूथ सरफेस से कटिंग ऑपरेशन करोगे और शार्प सरफेस से कटिंग ऑपरेशन करोगे, तो कौन पहले ब्रेक होगा? शार्प वाला पहले ब्रेक होगा, है ना। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट लाइफ ऑफ द टूल की है, या फिर हमें एज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम नेगेटिव रैक का यूज करते हैं। तीसरा है जीरो रैक। जीरो रैक क्या है? जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन डिजाइन, वहां पे अगर इकोनॉमिक जोन में रहना है हमें, हमारे पास बाकियों का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और टूल की कॉस्ट के साथ टूल की डिजाइन करने में पैसा खर्च नहीं करना है, तो अपन जीरो रैक का यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉर्म टूल। ठीक है। तो उसके केस में अपन क्या करते हैं, जीरो रैक का यूज करते हैं। ये दोनों के बीच का हो गया, जैसे ये पॉजिटिव रैक, ये नेगेटिव रैक। जीरो रैक होगा तो ये लाइन आपकी जो रेक फेस होगा वो कहाँ पे होगा, रेफरेंस प्लेन पे होगा। ठीक है ना, आया समझ में तीनों? किसी को डाउट हो तो राइज हैंड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड कॉर्नर में मोड का ऑप्शन है, वहां पे आपको राइज हैंड का ऑप्शन मिल जाता है। ट्राई ना करें, अगर आपको कोई डाउट है तो राइज हैंड करें। ठीक है ना। ठीक है। अभी सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस दे दें, मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग अटेंडेंस होगी। पहले आप अपने चैट बॉक्स में पी लिख लें, है ना। 2 बार क्लास में 2 बार अटेंडेंस ली जाएगी। आर्बिट्रेरी कभी भी ले सकता हूँ, जब मैं बोलूंगा टाइम सेट कर दूंगा मैं, उसी टाइम के अकॉर्डिंग जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उनको प्रेजेंट मानेंगे। अभी किसी को डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक, अब बात करते हैं क्लियरेंस एंगल की। क्लियरेंस एंगल में क्या,
Clearance angle is essentially provided to avoid the rubbing of the tool, जिसको अपन flank portion कहते हैं, with machined surface, which causes the loss of energy and damage the both the tool and the job surface. अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये चिप है, ठीक है ना, ये मैं एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम आपको आगे भी मिलेगा, या मैं एक पीडीएफ में ही दिखा देता हूँ इस डायग्राम को। डायग्राम दिख रहा हो तो बताइए, डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें एनोटेशन में यूज कर रहा हूँ इसका। आप ये डायग्राम देखें, ये जो है एंगल जो है आपका क्लियरेंस एंगल है, ये आपका है रेक एंगल है, ठीक है। अगर क्लियरेंस एंगल को 0 कर देंगे तो ये वाली जो फ्लैंक फेस है, ये वाला, ये जो फेस है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है बेटा, ये फिनिश्ड सरफेस है। अब फिनिश्ड सरफेस के कांटेक्ट में अगर आपका टूल का सरफेस आएगा तो वो उसको मतलब रफ कर देगा कि नहीं करेगा, कर देगा। तो इसीलिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, तो मशीन्ड सरफेस पे और फ्लैंक के बीच में कांटेक्ट हो जाता है, और वहां पे जो मशीन्ड सरफेस है वो रफ हो जाती है, इसलिए हमें क्लियरेंस एंगल को प्रोवाइड करना पड़ता है, which causes a loss of energy and the damage of the both tool and the job surface. Hence the clearance angle is must and it must be positive. ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 3 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री तक, डिपेंडिंग अपॉन द टूल वर्क मटेरियल। अगर यहाँ पे भी यही रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। अगर हमें ये देखिए आपका ये है आपका क्लियरेंस एंगल, है ना, ये क्लियरेंस एंगल है। अब मान लो कि हमें जीरो रेक एंगल में, अगर जीरो रेक एंगल का यूज कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या है, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कटिंग करने के लिए, क्योंकि जो आपका जो कटिंग एज है वो ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा वर्कपीस से, ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, तो इस वजह से वहां पे फोर्स ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमें वहां पे फोर्स को कम करना है तो आप क्लियरेंस एंगल को कम भी कर सकते हैं, क्लियरेंस एंगल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्लियरेंस एंगल को बढ़ाते हैं तो आपका जो एज जो होती है वो शार्प बनती जाती है। तो ये भी एक तरीका है। अगर आपको नेगेटिव रैंक या जीरो रैंक का यूज करना है, मजबूरी है आपकी, ठीक है, जीरो या नेगेटिव रैंक का यूज करना है और फोर्स को भी थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, फोर्स को भी कम करना है, तो आप अपने क्लियरेंस एंगल को बढ़ा सकते हैं। क्लियरेंस को एंगल को बढ़ा के एंगल को थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, जिससे कि आपका कटिंग फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल एंड द टूल, वी डिसाइड द clearance angle which is vary from the 3 degree to 15 degree, ठीक है। The type of machining operation like turning, drilling, boring, ये सब बाद में बात करेंगे। इनकी टर्निंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब है सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब शायद टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, 5 मिनट और ले सकता हूँ और इसके बाद आपको छोड़ दूंगा मैं। रिमेनिंग टाइम 10 मिनट दिखा रहा है, 8 मिनट दिखा रहा है, तो इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो अभी जितने भी पढ़ा सकते हैं अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल ज्योमेट्री। टूल ज्योमेट्री कौन से टाइप की हम डिजाइन करते हैं। अभी तक तो हमने रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के बारे में पढ़ा है, पर ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 6 तरह के एंगल होते हैं। बैक रेक एंगल होता है, साइड रेक एंगल होता है,
एंड क्लियरेंस एंगल होता है, साइड क्लियरेंस एंगल होता है। तो ये सब एंगल्स के बारे में पढ़ना है। उनकी क्या टूल, एक टूल ज्योमेट्री है, तो वो अलग अलग टाइप की टूल ज्योमेट्री है। पहला है मशीन रेफरेंस सिस्टम, ठीक है, ASS सिस्टम, ठीक है, जिसको अपन अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम से काम करना है तो हमें मशीन रेफरेंस से काम करना पड़ेगा। जो मशीन का रेफरेंस होगा XYZ होगा, वहां पे अगर मशीन के XYZ से हम वर्किंग कर रहे हैं तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ASS सिस्टम का यूज कर रहे हैं, मतलब अमेरिकन सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर टूल रेफरेंस के सिस्टम से बात करें, मतलब टूल के XYZ प्लेन के हिसाब से अगर हम डिजाइन कर रहे हैं टूल, तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो ऑर्थोगोनल रेक एंगल, दूसरा होता है नॉर्मल रेक एंगल, जिसको अपन ORS और NRS के बारे में डिसाइड, ठीक है। तीसरा होता है वर्क रेफरेंस सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आपका मशीन को रेफरेंस मान के आपको करना है काम, तो मशीन को रेफरेंस मान के कर सकते हैं इसमें, और अगर टूल को रेफरेंस मान के काम करना है तो टूल को मान के भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और हमारे जो सिलेबस में ये दो हैं, एक ORS सिस्टम है और एक आपका ASA सिस्टम है, हमें इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इन दोनों में कौन से एंगल एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री डिसाइड होगी किसके हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से। अगर मशीन आपकी ऐसे सीधे, ये मशीन है, ठीक है, और टूल ऐसा है, ठीक है, टूल ऐसा पड़ा है, ठीक है, तो जो टूल के एंगल्स निकालेंगे वो मशीन के रेफरेंस के हिसाब से, ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। जो एंगल भी निकालेंगे टूल के, वो इस रेफरेंस के हिसाब से निकालेंगे। और अगर हमें ORS सिस्टम यूज करना है तो ये मशीन है, मान लीजिए ये मशीन है, ठीक है, और ये टूल है आपका, ये टूल है, तो टूल का ज्योमेट्री, टूल का रेफरेंस बनाएंगे। ये टूल का ये Y हो गया, ये X हो गया, इसको मान लीजिए Y, ये X, और ये हो गया आपका Z, ठीक है, ये Z। तो इसके हिसाब से हम एंगल निकालेंगे टूल्स के, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इन दोनों में, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें जा रहा हूं, मैं यहाँ पे ये वाले पोर्शन में, ये है आपका टॉपिक है चिप मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको, चिप मैकेनिज्म, ठीक है, चिप फ्लो मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम क्या निकालते हैं, चिप फ्लो डायरेक्शन निकालते हैं, और चिप थिकनेस रेशियो निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। हाँ, प्रज्ञेश आचार्य, राइज हैंड, कोई डाउट है बेटा? प्रज्ञेश आचार्य, डाउट है प्रज्ञेश? हेलो। हाँ बेटा, डाउट है क्या? नो सर, गलती तो हुई है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, चिप मैकेनिज्म इसको बोलेंगे, ये टॉपिक है, चिप मैकेनिज्म टॉपिक है इसमें, ठीक है। तो इसमें अपन क्या निकालते हैं, रेशियो ऑफ द चिप थिकनेस रेशियो निकालते हैं। न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेशन भी आता है। अब यहाँ से मेन आपका मैकेनिज्म स्टार्ट होती है आपकी, मेन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम अपन फोर्स निकालेंगे, ये होता है कटिंग फोर्स, देख सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और ये आपका शेयर फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स हो गया। ये टोटल 6 तरह के फोर्स होते हैं और उनको कैलकुलेट करना रहेगा। और 3 तरह के वेलोसिटी रहती हैं, तो एक चिप फ्लो वेलोसिटी होता है, दूसरा आपका क्या होता है, आपका कटिंग वेलोसिटी, ये VC, और तीसरा होता है शेयर वेलोसिटी। ये अब यहाँ से आपकी जितनी भी, मतलब यहाँ से 4-5 क्लास होंगी, जो भी आपका वहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा पूरा, ठीक है ना। यहाँ से लेके 4-5 क्लास आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने छोड़ दिया तो ये मान लीजिए आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा धीरे बोल दीजिए, ठीक है। आप प्रेजेंट लगा दीजिए सभी लोग अपनी, अभी P लिख दीजिए। कर दिया सभी ने प्रेजेंट? सभी ने, कोई भी नहीं छूटा? ठीक है, यस सर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।